दोस्तों नमस्ते। केशायुर्वेद की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित केशायुर्वेद ऑफिशियल पेज के ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं। हर दिन हम केशायुर्वेद से संबंधित एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम बाल एवं त्वचा के फंगल इन्फेक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। आजकल बहुत लोग कहते हैं कि हमें फंगल इन्फेक्शंस हुआ है। वर्तमान की जीवन शैली की वजह से बाल तथा त्वचा के सौंदर्य मतलब स्वास्थ्य में गंभीर बदलाव दिखाई देने लगा है। विभिन्न प्रकार के व्याधि बाल एवं त्वचा की गुणवत्ता को घटा है। बाल एवं त्वचा के कवकजन्य जैसे कि फंगल विकार कैसे उत्पन्न होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस क्या है, फंगल इन्फेक्शन लक्षण क्या है, इन विकारों के पीछे क्या वजह है, इससे पूरी तरह छुटकारा मिलता है क्या, आयुर्वेद में इन समस्याओं का कोई इलाज बताया है क्या, अगर है तो कैसे किया जाता है, चलिए जानकारी लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने डॉक्टर सुमित शर्मा सर, जो रेवाड़ी हरियाणा की केशायुर्वेद शाखा के डायरेक्टर है और साथ में वैदिक स्किन एंड हेयर क्लिनिक के निर्देशक भी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है केशायुर्वेद ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में। धन्यवाद सर। सर ने बीएमएस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बेंगलोर से पूरा किया है। उसके बाद एमडी शरीर रचना विषय में श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा साइंसेस एंड हॉस्पिटल टांटिया यूनिवर्सिटी से किया है। सर ने सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा डर्मेटोलॉजी भी पूरा किया है और सर्टिफिकेट कोर्स इन अग्निकर्मा का अभ्यास भी किया है। सर ने दुबई में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है। सर को 10 साल का अनुभव है, मुंबई में इंटर्नशिप की है। उसके बाद सर को आईसीयू में भी काम करने का अनुभव है। सर पिछले 8 साल से मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चला रहे हैं। सर ने केशायुर्वेद में वैद्य हरीश पाटनकर सर से कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी में ज्ञान प्राप्त किया है। इसके अलावा सर मानव अधिकार मिशन के वाइस प्रेसिडेंट रेवाड़ी शाखा के हैं। सर समाज के सहायता के लिए हर बार आगे आते हैं। रेवाड़ी में बहुत सारे पेशेंट को सलाह देते हैं। हरियाणा में केशायुर्वेद की सबसे खास एक ही शाखा है जो सर के पास है। तो चलिए ऐसे ज्ञानी और अनुभवी डॉक्टर के साथ मुलाकात शुरू करते हैं। सर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है केशायुर्वेद ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में। धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी, आपने इतना विस्तार से मेरा विवरण दिया और मैं पूरी केशायुर्वेद टीम को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों से मिल सकूं, उनकी समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद सर। तो हम बात करने जा रहे हैं बाल एवं त्वचा के जो फंगल इन्फेक्शंस है इस टॉपिक के बारे में। तो मैं पहला सवाल आपको पूछना चाह रहा हूं। बहुत लोग आजकल बोलते हैं कि हमें फंगल इन्फेक्शंस हो रहा है और पता ही नहीं चल जाता कैसे हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन क्या है? हाँ सर, इसमें पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी फंगस क्या होता है। फंगस एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो ओपिस्टोकॉन्टस फैमिली से इन्वॉल्व हुआ है और इसकी थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज अवेलेबल है। लेकिन अच्छी बात यह कि सिर्फ कुछ एक स्पीशीज है जो हमें इन्फेक्शन क्रिएट करती है। हम फंगल इन्फेक्शन हमारे एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा है, फंगस की क्वांटिटी इतनी है कि जो हम खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उन सब में फंगस है। लेकिन हर किसी को फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। फंगल इन्फेक्शन सिर्फ उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। और मैं आपको अगर और आम भाषा में समझाना चाहूँ फंगस, तो जैसे सपोज आपने कोई एक गीला कपड़ा एक अंधेरी प्लेस में रख दिया है और उसको 2 दिन के बाद देखेंगे जो उसके ऊपर जो छोटी छोटी ग्रोथ आएगी वो फंगस है। आपने आपका कोई खाना है, ब्रेड का टुकड़ा है, उसको 2 दिन छोड़ दिया है, किसी बर्तन में रख दिया तो उसके ऊपर एक ग्रीनिश डिस्कलरेशन आएगा, वो फंगस है। और ये फंगस सबको परेशान नहीं करता। जिसमें इम्यूनिटी कम हो, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, उनको ये दिक्कत है। जी कुछ लोग ऐसे हो जाता है जब भी वो पब्लिक मीटिंग में हो या कोई सोशल प्रोग्राम में हो तभी यहाँ खुजली शुरू हो जाती है, कभी पेट पे हो जाती है, कभी पैर पे हो जाती है। तो हमें कैसे पता चल जाए कि ये फंगल इन्फेक्शन है? फंगल इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं?
और इसके सिम्टम, जैसे कि लक्षण और सिम्टम क्या होते हैं? हाँ सर, एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन का डिपेंड करता है कि वो किस क्लास का है, किस एरिया का है, बट फिर भी कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे खुजली होना, एक पर्टिकुलर रिंग शेप में जो इन्फेक्शन होता है उसके बॉर्डर्स बिल्कुल लाल होते हैं, आपको एक रिंग शेप दिखाई देगी और बिल्कुल रेड दिखाई देगा, उसमें पेन होगा, यूजुअली रात के टाइम में बहुत ज्यादा इचिंग होती है और पसीना आता है, तो ये इसके सामान्य लक्षण हैं। तो अगर ये लक्षण है तो आम जितने सारे आम लोग हैं उनको कैसे पता चल जाएगा कि ये है? आपने तो मेडिकल टर्म में बताया, लेकिन हमें कैसे पता चल जाए कि अगर ये हो रहा है तो ये फंगल इन्फेक्शन ही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ एक क्लासिफिकेशन है कि वो फंगल किस टाइप का है, कहाँ का है, कौन कौन सी जगह का है। इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आता है पिटीरियसिस वर्सिकुलर। ये मेलिसेस ग्रुप से होता है और इसमें क्या होगा कि बॉडी के ऊपर व्हाइट व्हाइट स्पॉट जैसे दिखाई देगा आपको, ठीक है। और यूजुअली ये एडोलेसेंस पीरियड में ही होता है, आप देखेंगे तो ओल्ड एज में या बच्चों में नहीं मिलेगा, लाइक 15 to 35 की एज ग्रुप में ही मिलेगा और मेल्स को ही ज्यादा अफेक्ट करता है। और इसमें इचिंग बिल्कुल भी नहीं होती, और फंगल इन्फेक्शन में इचिंग होती है, इसमें इचिंग नहीं होती है, ये इसका एक यूनिक नेचर है। और इसमें जैसे वर्सिकुलर, इसका नाम वर्सिकुलर है तो इसका मतलब ये कलर में होता है, 3 या 4 कलर होते हैं, लाइक कुछ एक में ये लाइट ब्राउन कलर का मिलेगा, कुछ में डार्क ब्राउन कलर का मिलेगा, कुछ में ब्लैकिश डिस्कलरेशन का मिलेगा। और इसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है, ये अपर ट्रंक में ही मिलेगा, मतलब आपको चेस्ट के अबव रीजन में मिलेगा, तो बैक में मिलेगा या पीछे मिलेगा या फेस पे मिलेगा, नीचे वाले एरिया पे नहीं होता है। ये तो हो गया पिटीरियसिस वर्सिकुलर। इसके बाद आता है कैंडिडल इन्फेक्शन। ये बेसिकली इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कैंडिडा अल्बिकन है और इसमें भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है कैंडिडल इंटरटिगो। आपने कभी देखा हो कि जो मजदूर लोग होते हैं या जो पानी का काम ज्यादा करते हैं, उनकी उंगलियों के बीच में व्हाइट व्हाइट कुछ इन्फेक्शन जैसा हो जाता है। हाँ, ये देखा है, ये होता है, वो कैंडिडल इंटरटिगो है। और इसके बाद आता है कैंडिडल नेल इन्फेक्शन। जो घर में हाउसवाइफ होती है, हाउसमेड्स होते हैं या जो कुक्स होते हैं, उनके नेल्स के ऊपर आप देखेंगे कि स्वेलिंग जैसा कुछ रहता है, कुछ व्हाइट व्हाइट रहता है। तो ये होता कैसे है कि इसका जो क्यूटिकल होता है, हमारे जो नेल्स के ऊपर की क्लियर है क्यूटिकल, वो डायरेक्ट केमिकल, ज्यादा केमिकल के असर में आने से या ज्यादा पानी की सब घिस जाती है, तो वहां पे एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो उस स्पेस में जो पर्टिकुलर जो मॉइस्ट जो एनवायरनमेंट जो फंगस की ग्रोथ को प्रमोट करता है वो वहां मिलता है, तो वहां पे कैंडिडल नेल इन्फेक्शन होता है। इसके बाद फिर आता है फीमेल्स में हम देखते हैं कैंडिडल वजाइनल इन्फेक्शन होता है, वल्वो वजाइनाइटिस होता है, और इसी तरीके से पेरिनियल कैंडिडाइटिस होता है। आप छोटे बच्चे में देखेंगे, इन्फेंट्स में, जिनको बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं या लूज मोशंस होते हैं, उनके जो पेरिनियल जो होता है, जो गुदा द्वार होता है, उसके वहां पे इचिंग वगैरह हो जाती है, तो वो पेरिनियल कैंडिडाइटिस होता है। ऐसे ही मेल्स में आप देखेंगे तो बेलेनोपोस्टेसिस होता है, जो लिंग जो होता है, ग्लांस पेनिस होता है, उसके वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके बाद आता है तीसरा जो सबसे कॉमन डिजीज है, जो एक तरीके से आजकल आप बोल सकते हैं कि एक एपिडेमिक या बन गया है, इसको नेशनल इच डिजीज भी बोलते हैं, वो है टीनिया इन्फेक्शन। टीनिया इन्फेक्शन सर बहुत टाइप का होता है। हम स्टार्ट करेंगे सिर से। जो सर पे जो होता है, यहाँ पे एक चीज क्लियर करनी है कि आप जो अभी बता रहे हैं, ये जो टाइप्स है वो आयुर्वेदा में दिए हैं और मॉडर्न जो मेडिसिन है तो उसमें ही है, दोनों अलग अलग है और एक ही है? हाँ सर, बिल्कुल, आयुर्वेद में भी इसको मैं कोरिलेट करूंगा। पहले मैं आपको जो टीनिया इन्फेक्शन जो मॉडर्न में वो बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कोरिलेट करके बताऊंगा। तो जो हमारे सर में जो टीनिया इन्फेक्शन होता है उसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। इसमें हमारे जो स्काल्प के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो दैट इज टीनिया कैपिटिस। ऐसे ही हमारे फेस पे जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको टीनिया फेसियाई बोलते हैं। ऐसे ही आपने ऑब्जर्व किया, किसी की बॉडी के अंदर या मूंछ के अंदर छोटे छोटे इन्फेक्शन हो जाता है, और दैट इज टीनिया बार्बेई। और हम उससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो उसके बाद आता है टीनिया क्रूरिस, जो हमारे बटक रीजन पे, हमारे बैक पे, हमारे पेट पे जो इन्फेक्शन होता है वो दैट इज टीनिया क्रूरिस।
और उसके बाद जो हमारे इनर थाइस होता है, टीनिया कॉर्पोरिस, वो सबसे कॉमन। वो उसके बाद फिर हमारे पैर पे आता है वो टीनिया पेडिस। तो ये है आयुर्वेद में सर। हाँ हाँ बताइए। हाँ, तो अभी 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 ये हम जानना चाहता था कि वो टाइप्स आपने बताए हैं, तो आयुर्वेद के दृष्टि से, आयुर्वेद के जितना सारा स्टडी ग्रंथों में दिया है, तो उसमें क्या बताया उसके बारे में? उसके कोई अलग टाइप है और आपने जो बताया वही है? हाँ सर, आयुर्वेद में जितनी भी स्किन डिजीज हैं इनको हमने मोस्टली कुष्ठ अध्याय में इनको माना है। और जैसा मैंने आपको जो पहला बताया पिटीरियसिस वर्सिकुलर, उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं सिद्ध में। तो हमारे जो आचार्य चरक हैं उन्होंने इसको महाकुष्ठ में कोरिलेट किया है, इन्वॉल्व किया है, और आचार्य चरक ने इसको क्षुद्र कुष्ठ में किया है। तो और इसी तरीके से दूसरा मैंने जो आपको बताया कैंडल नेल इन्फेक्शन, इसको हम अलस नाम के एक क्षुद्र रोग होता है जिसको सुश्रुत आचार्य ने बड़े अच्छे से इसका विवरण किया है, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको जो टीनिया इन्फेक्शन बताया, इसको हम दद्रु नाम से जानते हैं आयुर्वेद में। ओके ओके। लेकिन अभी जितने बताए आपने, जितने आम लोग होते हैं वो खामोखाम परेशान हो जाते हैं, उनको राहत ही नहीं मिलती है कि कैसे अभी एक किया जाएगा, उसका इलाज किस तरह से हो जाएगा। वो ढूंढते हैं कि उसके रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, वो क्यों हो रहा है फंगल इन्फेक्शंस। बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फंगस को प्रमोट क्या करता है, कौन सी चीजें हैं जहां पे फंगस की ग्रोथ जैसा होता है। जैसे आप फंगस का अगर आप नेचर माने तो आप कोई भी कहीं भी फंगस देखिए जहां पे नमी बहुत ज्यादा होगी, जहां पे गर्मी जहां ज्यादा होगी, जहां पे थोड़ा कीचड़ होगा, वहीं पे फंगस की ग्रोथ ज्यादा होती है। ऐसे ही हमारे शरीर में जब हम बहुत ज्यादा अभिसंधि या क्लेद वाला जो खाना खाते हैं या विरुद्ध आहार करते हैं, इससे हमारे शरीर में क्लेद या आम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उससे हमें फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। जैसे अगर सपोज कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बासी खाना खाते हैं, फ्रिज में रख के खाते हैं, सुबह बना दिया 2 दिन बाद खा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फंगस की ग्रोथ हो जाती है, तो हमारे शरीर में जाता है। ऐसे ही कुछ लोग पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, ओवर हाइड्रेशन करते हैं अपने आप को, मतलब पूरे दिन एसी में रहते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि बहुत डॉक्टर बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, तो क्या इसीलिए वो पानी पीते हैं? सर बिल्कुल, पानी ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है। उससे अगर आप ज्यादा पियोगे तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद मतानुसार वो शरीर के अंदर आम और क्लेद को बढ़ाएगा। तो जहां क्लेद बढ़ेगा वहां ऑटोमेटिकली फंगल इन्फेक्शन या त्वचा विकार होंगे ही होंगे। ओके ओके ओके। तो आप कारण बता रहे थे, उसके अलग अलग कारण जो बता रहे थे, तो उसमें मुझे आपने खान पान का जैसे बताया, वो लाइफस्टाइल जो होती है लोगों की, जो आदत है, तो और कुछ लोग कोई गलतियां करते हैं, उसी वजह से ही भी फंगल इन्फेक्शन होता है क्या? बिल्कुल सर, एक्चुअली जितने भी फंगल इन्फेक्शन है इसमें लाइफस्टाइल का मेन रोल रहता है। आजकल की हम अगर अपना क्लोथिंग देखेंगे तो सब लोग जीन्स पैंट पहनते हैं, लेडीज टाइट वेयर्स पहनती है, टाइट जीन्स या, तो उसमें क्या होता है कि अंदर पसीना रहता है, गर्मी रहती है, तो वही सेम फंगस की ग्रोथ वाले फैक्टर्स मिल जाते हैं। प्लस कुछ एक लोग का प्रोफेशन ऐसा होता है कि वो चाहकर भी अपने आप को उस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकाल पाते। जैसे जो कुक्स होते हैं या जो लेबर क्लास है या जो हाउस वाइफ है, वो उनका पानी से, गर्मी से लगातार कांटेक्ट रहता है। या फिर कुछ एक हम देखते हैं कि हम किसी होटल्स में जाते हैं या बस में ट्रैवल करते हैं, तो हम जो सीट्स यूज करते हैं, सपोज किसी और उस सीट पे ऑलरेडी फंगस की ग्रोथ है, तो वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। या फिर हम कभी कभी मॉल्स में जाते हैं, अपने कपड़े ट्राई करते हैं, नए कपड़े देखते हैं, हमें पसंद नहीं है, हम निकाल देते हैं, और दूसरा कोई सेकंड आदमी उसको यूज करता है उसके, और इन केस अगर उसको ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन हुआ तो वो किसी में भी फैल सकता है। ओके ओके। तो अभी जो बता रहे थे, मैं कुछ लोगों की आदत भी हो जाएगी और टाइट कपड़े ही पहनते हैं, जहां पे पसीना भी आता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, आप बता रहे थे। तो हमें यह जानना है कि अगर एक दूसरे से फैलता है क्या? अगर मुझे हुआ तो मेरे से दूसरे से हो जाएगा क्या? क्या ये कम्युनिकेबल है? कुछ चीज में ऐसा हो जाता है कि मैं दूसरे के कपड़े यूज करता है, नहीं, ये तो आदत है, ये फैशन बन गई आजकल, किसी भी कपड़े यूज करने की फैशन बन गई है, तो इससे हो सकता है क्या?
हाँ सर, बिल्कुल ये 100% कम्युनिकेबल डिजीज है। और इसके रूट ऑफ कम्युनिकेशन है 3 टाइप के होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन, एनिमल टू ह्यूमन और ओके। एनवायरमेंट टू ह्यूमन। लाइक जैसे मेरे फैमिली में किसी को फंगल इन्फेक्शन है और मैं भी उन्हीं के साथ रह रहा हूँ, उनके कपड़े पहन रहा हूँ, मेरे कपड़े उनके साथ वॉश हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे ही सपोज मेरी फैमिली में कोई पेट है, उसको फंगल इन्फेक्शन है, तो और वो मेरे लगातार कांटेक्ट में है, तो उससे मुझे हो सकता है। या फिर जैसा मैंने बताया कि एनवायरनमेंट में तो फंगस होता ही है, और अगर कुछ इन्फेक्शियस फंगस हमारे एनवायरनमेंट में है और मैं उसके पिलो कवर हुआ या बेडशीट हुई होटल्स वगैरह में, मैंने वो यूज करी, तो उससे भी मुझे हो सकता है। ओके सर, मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपको, और मुझे जानना है, और हम सब दर्शक, आपने जो इतना सारा बताया तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ सर। जो खुजली होती है, जो गचकर्न होता है कभी कभी अपने बॉडी पे ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, लाइक कॉइन ऑफ द रुपीज, सो चट्टा जो बोलते हैं ना उसको, हाँ हाँ, वो दिखाई देता है, तो वो भी क्या फंगल इन्फेक्शन ही है? बिल्कुल सर। अब इसमें हम पहचाने कैसे कि ये फंगल इन्फेक्शन है? हाँ तो हाँ इसमें सर बेसिक तो ये होता है कि जो टीनिया, जितना भी जो टीनिया ग्रुप है, उसके एक हाँ। पर्टिकुलर, हम पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से या लेंस से हम उसको एग्जामिन करते हैं। उसकी जो सर्कुलर शेप होती है, ओके तो ओके। जो टीनिया इन्फेक्शन में उसका जो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताइए, या उसका हाँ जो पहचानने का जो मेन सिम्टम ही यही है कि उसकी वो आप देखेंगे तो वो राउंड शेप में रहता है और उसके ओके। बॉर्डर्स बिल्कुल डिफाइन होते हैं, और उसमें इचिंग होगी। और यस। आप उसकी अगर हिस्ट्री पूछेंगे तो हाँ हाँ। वो आपको ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि मुझे हाँ ऐसा रहा, या मेरी फैमिली में किसी को है, या मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, या मेरा प्रोफेशन ऐसा है, या मेरे को किसी और प्राइवेट, कभी कभी ये होता है कि जैसे हमारे इंग्वाइनल एरिया में फंगल इन्फेक्शन है, हमने वहां पे खुजली करा और वो खुजली करने से हमारे फेस पे रब किया, तो वो आपके फेस पे भी हो सकता है, या सिर पे हमने अच्छा खुजली करी, तो वहां अच्छा से भी अच्छा। हमारी बॉडी से हमें ही ट्रांसफर हो सकता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है क्या? इसके बारे में क्या क्या करना पड़ता है? मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया है, तब भी हमें फर्क नहीं हो गया है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, नहीं क्या बोलते हैं? हाँ सर, एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन का इतनी ज्यादा मात्रा में फैलने की सबसे बड़ा रीजन ये है कि आजकल लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, और ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई कि लोग इसको डॉक्टर को दिखाना ही पसंद नहीं करते। सेल्फ क्योंकि उससे मेडिकेशन। डेथ नहीं हो, मुझे लग रहा है कि उसका डेथ नहीं होती है, इसीलिए होगा शायद। सर डेथ नहीं, एक्चुअली क्या है कि लोगों को सेल्फ मेडिकेशन से इंस्टेंट आराम मिल जाता है। जैसे आप कोई भी पेशेंट है, ओके। वो आजकल टीवी में इतनी एड्स चल रही है, मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम तो नहीं लूंगा, बट क्या है कि वो एक ओटीसी प्रोडक्ट हो गया। आप किसी भी काउंटर पे जाके जाएंगे, केमिस्ट शॉप पे जाते हैं, फंगल क्रीम ले लेते हैं, वो लगा लेते हैं, तो जब तक लगाते रहते हैं तब तक ठीक रहता है, छोड़ते दोबारा हो जाते हैं। और पेशेंट का ये कि वो सेल्फ मेडिकेशन में ज्यादा विश्वास करता है, डॉक्टर के पास नहीं जाता, या अगर चला भी जाता है तो डॉक्टर जो उसको एडवाइस करता है वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेता, और अगर जो टाइम पे जो रूटीन जो एडवाइस करते हैं वो फॉलो नहीं करते, तो ये सारे मेन रीजन है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे लाइफस्टाइल्स हैं, जो बिल्कुल जिम में पर्टिकुलर जाना, प्रॉपर, या तो बहुत ज्यादा पसीना आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा, और क्या बोलते हैं, एक और सबसे जो मेन रीजन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल लोग बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स का यूज कर रहे हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टीरॉइड्स एक तरीके की मेडिसिन होती है जो पेशेंट को इंस्टेंट आराम देती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिपेंडेंट बना देती है, और उसके बाद स्किन ऐसी होती है कि जब तक आप उससे हाई लेवल की स्टीरॉइड नहीं लगाएंगे तब तक वो दवाई आराम ही नहीं करेगी। और धीरे 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 क्या होता है कि आप स्टीरॉइड लगाएंगे तो वो जो उसकी एक्चुअल पिक्चर है वही चेंज हो जाती है। उसको टीनिया इनकॉग्निटो बोलते हैं। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को इतनी क्रीम्स लगा के आता है कि
उसको पता ही नहीं चलता, हम देख नहीं पाते कि उसको वो रिंग दिख रही है या नहीं। और बेसिकली क्या होता है कि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है ये दो टाइप के होते हैं, फंगीसाइडल और फंगीस्टैटिक। फंगीसाइडल ये होता है कि हम जो फंगस की सेल्स को ही खत्म करते हैं, और फंगीस्टैटिक ये होता है कि जिसमें हम उसकी सेल ग्रोथ को रोकते हैं। अब जो पेशेंट खुद से दवाई ले रहा है उसको ये पता नहीं होता कि उसको फंगी साइडल मेडिसिन लेनी है या फंगीस्टैटिक लेनी है। समझ रहे बात को आप? समझ रहे हैं। तो इसमें ये जो लोग हैं ना जो खुद से मेडिसिन लेते हैं और ये करते हैं, वो कितने दिन में ठीक हो जाते हैं? सर ये एक ऐसा विशेष सर्कल है कि इसमें एक बार पेशेंट अगर घुस जाता है तो निकल नहीं पाता। इसीलिए पेशेंट कहते हैं कि हम जब तक दवाई लेते हैं तब तक ठीक रहते हैं, दवाई छोड़ते फिर हो जाते हैं। और तो इसीलिए लोग हाँ, तो इसलिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उन्हें खुद जो भी अपना क्या बोलते हैं उसको पूरा ट्रीटमेंट लेके ही चेक करके बाद भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बिल्कुल, इसमें सर डॉक्टर्स को दिखा के प्रॉपर हिस्ट्री लेके जो डॉक्टर एडवाइस करे वो ही दवाइयां लेनी चाहिए। अपनी मनमर्जी से कोई भी स्टेरॉइड वगैरह या कोई भी मार्केट में जो क्रीम्स अवेलेबल है वो नहीं लेनी चाहिए। ओके। सर इसका असर हम जो भी अभी अलग अलग तरह के लोग दवाएं लेते हैं, इसका असर हमारे बॉडी पर होता है क्या? वो जो भी फंगल इन्फेक्शन है, दवाएं लेने के बाद बॉडी पर असर होता है क्या? सर बिल्कुल असर होता है इसका। जैसे कि मैंने बताया कि एक्सेसिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं, जो क्रीम्स आती है या और बहुत सारे जो लोशंस हैं, उससे कहीं ना कहीं हम अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। आपको फॉर ए टाइमिंग तो असर दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे वो स्किन की जो लेयर्स है वो पतली हो जाती है, तो वो आपको फंगल इन्फेक्शन तो ठीक नहीं हो, उसके साथ 4-5 बीमारियां और हो जाएंगी। ओके, वो समझना चाहिए, दर्शकों को ये बात समझना चाहिए कि हमें खुद को दवाई नहीं लेनी है, जब तक हम डॉक्टर को नहीं मिलते तब तक नहीं लेनी चाहिए। सर मैं आपको आगे ये पूछना चाह रहा हूं अभी कि फंगल इन्फेक्शंस का डायग्नोसिस कैसे करें, क्योंकि जब तक निदान नहीं होता है तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कैसे किया जाता है ये डायग्नोसिस? बिल्कुल सर, डायग्नोसिस में सबसे मेन चीज है हिस्ट्री। जब तक पेशेंट अपनी प्रॉपर हिस्ट्री हमें नहीं बताता तब तक हम उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। दूसरा होता है कि फिजिकल एग्जाम, प्रत्यक्ष दर्शन जिसको बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है फंगल डिजीज का, कि उसमें एक आपको रिंग शेप में मिलेगा, स्कार मिलेगा, उसमें रेडनेस होगी, या फिर डिपेंड करता है कि अब आजकल जैसे जैसे समय बदल रहा है तो फंगल इन्फेक्शन भी अपनी पिक्चर बदल रहा है। लाइक सर्दियों में वो अलग तरीके की प्रेजेंटेशन देता है, गर्मियों में वो अलग तरीके का रहता है, और बरसात के मौसम में अलग तरीके की प्रेजेंटेशन आती है। तो उसको समझने के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही वो समझ पाता है। और इसके साथ बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जैसे वुड स्लैम्प होता है, उसको एग्जामिन करने से, क्योच माउंट होता है, उसको टेस्ट करके स्लाइड बना के हम अधिक तरीके से कर सकते हैं। और बाकी हमारे केशार सिस्टम में काफी सारे अलग अलग स्काल्प एनालिसिस वगैरह हैं और बहुत सारी चीजें जिससे हम उसको इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, मुझे ये यहाँ पे जानना है कि बालों में इसका डायग्नोसिस किया जाता है क्या? अगर किया जाता है तो किस तरह से किया जाता है? बिल्कुल, बहुत ठीक क्वेश्चन पूछा आपने। बालों के लिए हमारे पास तो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है केश आयुर्वेद में, उसके लिए एक अलग से प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। हम एक स्काल्प एनालाइजर यूज करते हैं, वो हम स्किन में भी यूज करते हैं, स्काल्प में भी करते हैं। स्किन में तो इतना उसमें कि हम इजीली आंखों से देख सकते हैं, पेशेंट खुद आके बोलता है कि मुझे फंगल इन्फेक्शन है, वो क्योंकि उसको भी दिखता है। लेकिन बालों में क्या होता है कि पेशेंट को खुद ही नहीं पता होता कि उसको फंगल इन्फेक्शन है, तो उसमें हम स्काल्प एनालाइजर का यूज करते हैं। उसमें हम 50x या 200x का लेंस से यूज करते हैं। उसमें हम पर्टिकुलर रूट्स को देखते हैं कि वो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। हेयर सैंपल हम हमारी पुणे में केश आयुर्वेद की लैब है, हेयर टेस्टिंग लैब है, उसमें हम पर्टिकुलर हेयर्स के रूट को, टिप को, शाफ्ट को, पर्टिकुलर एक एक पोर्शन को देख के हम अच्छे से उसको बता सकते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन है, किस टाइप का है, किस स्टेज का है ये। ओके सर, मैं क्या जब हमने बालों में डैंड्रफ हो जाता है तो उसका जो आप प्रोसेस करते हैं, ये डैंड्रफ की वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है क्या? सर पर्टिकुलर डैंड्रफ की वजह से फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। अब
हाँ, ये हमारा टास्क होता है, एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, पेशेंट को उसका प्रॉपर डायग्नोसिस दे। ओके वो ओके, उसकी हेल्प मिलती है हमें स्काल्प एनालिसिस से। हाँ हम हाँ स्काल्प एनालिसिस से पर्टिकुलर देखते हैं कि इसको डैंड्रफ है, या इसको सोरियासिस है, या इसको हाँ, सिबोरेटिक डर्मेटाइटिस है, या फिर इसको फंगल इन्फेक्शन है। ओके ओके ओके। सर, आपके क्लिनिक में जो भी आप पेशेंट आते हैं तो उसके बारे में जो भी एक्सपीरियंस है और आप किस तरह से चिकित्सा करते हैं वो हम जानना चाहते हैं। कोई एक्सपीरियंस है तो आप बताएंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मेरे पास यहाँ पे काफी पेशेंट्स आते हैं। मैं 2-3 केसेस आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। हम्म हम्म अभी रिसेंटली हमारे पास एक लेडी आई थी, उसकी एज 35 ईयर थी, हम्म और उसके साथ मेन प्रॉब्लम थी, उसको हेयर फॉल था और सिर में इचिंग बताती थी। उसको नहीं मालूम हम्म था कि उसके सिर में क्या है क्या नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हम बालों के अंदर क्या नहीं पाते, और जो हम्म फंगल इन्फेक्शन है वो इतना माइन्यूट होता है कि वो नेक्ड आई से दिखता नहीं है। तो हम्म उसके लिए हमें स्काल्प एनालिसिस का यूज करना पड़ता है। तो हमने उसका स्काल्प एनालिसिस किया, तो हमने ये फाइंड आउट किया कि उसको फंगल इन्फेक्शन है। हालांकि उसको मालूम ही नहीं था कि फंगल इन्फेक्शन है। फिर हम्म पर्टिकुलर हमने उसकी प्रकृति देखी कि उसकी प्रकृति क्या है। उसका थोड़ा सा ओवरवेट था, तो हमने उसका रुक्षण किया, लंघन किया, और हम्म थोड़े दिन फिर दीपन पाचन किया। उसके बाद जो हमारी जो फंगीसाइडल या फंगीसेटिक मेडिसिन है, वो एंटी फंगल मेडिसिन थी, और हम्म उसको साथ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी था। हम्म तो स्ट्रेस के लिए हम लोग यहाँ पे चक्रधारा, शिरोधारा, या शिरोपिचू वगैरह देते हैं, वो भी किया। तो हुआ ये कि उसको 1.5-2 महीने में उसका 6 kgs वेट कम हुआ। उसकी जो हेयर ग्रोथ थी वो बहुत अच्छी हम्म हुई। इचिंग बिल्कुल खत्म हो गई। हम्म और जो एक आध जो उसको लग रहा था कि मेरे जो सफेद बाल आ रहे हैं, जो या जो मेरी लेंथ कम है, जो स्प्लिट हेयर्स हेयर्स हैं, वो भी ठीक हो गए। ओके ओके। तो ये पेशेंट जितने सारे आए थे आपने चेक किया, उसको खर्चा कितना में जैसे अफोर्डेबल था ये हर जो सर, भी कोई बिल्कुल पेशेंट आता है तो अफोर्डेबल होता है ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल अफोर्डेबल है। और हाँ, ये एक, हम जो ट्रीटमेंट देते हैं बिल्कुल आम आदमी के लिए देते हैं इसमें। ओके। और सबसे अच्छी बात ये कि ये कस्टमाइज ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि एक ही दवाई एक सबको एक ही दी जाती है। उसको पर्टिकुलर हम्म उसकी नीड क्या है, उसकी हम्म प्रकृति क्या है, उसकी बीमारी क्या है, उसका आहार विहार क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम हम्म कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं। तो इससे हम्म पेशेंट को रिजल्ट भी अच्छा मिलता है और अफोर्डेबिलिटी का भी कोई इश्यू नहीं आता। ओके ओके। तो ये फंगल इन्फेक्शन में आप कौन कौन सी थेरेपीज इस्तेमाल करते हैं? हमें जानना चाहते हैं कि किस तरह से थेरेपीज है। इसके बारे में आप अगर डिटेल में बताएं तो हम समझ जाए कि ये थेरेपी है, तो आगे जाकर हम सोचेंगे कि यस डेफिनेटली विल कम टू दी। एग्जैक्टली exactly. सर, फंगल इन्फेक्शन में सबसे बेसिक तो ये होता है कि जो सब, मैं स्काल्प के फंगल इन्फेक्शन की बात करूंगा। हम्म तो पहले हम स्काल्प एनालिसिस करके पूरा फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये हम्म फंगल इन्फेक्शन है और इस टाइप का है, इतनी हिस्ट्री है। उसके बाद फिर हम उसकी प्रकृति का एनालिसिस करते हैं कि उसको क्या तरीका है। अगर लगता है कि हमें उसको लंघन देना है, तो हम उसका थोड़ा सा पहले वेट कम करते हैं, या उसकी अग्नि को दीपन करना है, या अग्नि को बढ़ाना है तो दीपन हम्म करते हैं, पाचन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर इसको सपोज इचिंग ज्यादा है, तो हमारे पास हाई कुछ एक मॉडर्न मेडिसिन भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं हम, लाइक जैसे हाई फ्रीक्वेंसी, वो यूज हम्म करते हैं। अगर किसी को लगता है कि उसको जो दोष है वो पूरी बॉडी में ही फैला हुआ है, तो उसका हम्म शोधन, जैसे जिसमें पंचकर्म आता है, वमन, विरेचन, बस्ती, ये करते हैं। या फिर हमें अगर लगता है कि सर में रेडनेस बहुत ज्यादा है या इचिंग बहुत ज्यादा है, तो उसका रक्त मोक्षण या जलोका से ट्रीटमेंट होता है। या फिर हम हम्म उसको शिरोबस्ती दे सकते हैं। अगर लगता है कि पेशेंट को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है या डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, तो उसको तक्रधारा दे सकते हैं। तो ये सारे हम्म प्रोसीजर्स हम सर यूज करते हम्म। सर, मुझे क्या है कि मैं बहुत सारे लोगों को जब देखता हूँ, तरह तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। आपने जितने सारे बताए ना, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम है, आप फेस कर रहे हैं, तो केशा आयुर्वेद के 108 शाखाएं हैं, तो वर्ल्ड में पूरे हैं। जो नजदीक जितनी शाखा है आप वहां जा सकते हैं और आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सर, आप जो भी चीज बता रहे हैं तो उससे एक ऐसा क्वेश्चन है, और मैंने बहुत एक पेशेंट देखा है कि
कि वो उसको जहां भी खुजली होती थी उसके बाद वो मेंटली डिप्रेशन आने लगा, उसको टेंशन आना बढ़ने लगा। तो क्या ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है क्या? सर बिल्कुल, ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। हाँ। अगर आप किसी मीटिंग में, जैसा आपने पहले बताया, अगर आप मीटिंग में हैं या सोशल किसी गैदरिंग में हैं और आपको इचिंग स्टार्ट हो गई और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो ऑटोमेटिकली पेशेंट स्ट्रेस में जाता है। या सपोज आपके फेस पे कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, जैसे आपका फेस में आपकी ब्यूटी को थोड़ा सा इनहांसमेंट करने की जरूरत है, या आपको लग रहा है कि मैं जितना सुंदर दिखता था उतना नहीं दिख पा रहा, या फिर वो लड़की हाँ, लड़कियों के बारे में ज्यादा होता है शायद, मुझे लग रहा है कि अगर उनको जरा डिस्टर्ब, लड़कियों फीमेल जो है इतने वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल सर, और फंगल इन्फेक्शन की वजह से हेयर फॉल भी बहुत तेजी से होता है, तो पेशेंट को ऑटोमेटिकली स्ट्रेस होने लग जाता है। तो उसके लिए हम चक्रधारा, शिरोधारा, ये सारे जो सूदिंग एनवायरनमेंट है, जो माइंड को रिलैक्स करते हैं, ये सारी थेरेपीज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। ओके ओके। तो मैं आपको और एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ना होने के लिए, नहीं होना ही नहीं चाहिए, हमें ये फंगल इन्फेक्शन नहीं चाहिए, तो क्या करना चाहिए? हाँ सर, आयुर्वेद में चिकित्सा का सबसे प्रथम जो उपदेश दिया है वो है निदान परिवर्जन। जो भी कॉजेज हैं उनको हमें दूर करना चाहिए। जैसे इसमें मैं कुछ एक चीजें बताऊंगा कि सबसे पहले तो है हमें अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, अपने आप को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। हम जो रूटीन में एक आम आदमी जो गलती करता है, वो हर 2-3 महीने में कपड़े तो चेंज कर लेता है, लेकिन अपने अंडरगारमेंट्स चेंज नहीं करता। आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो अंडरगारमेंट्स की जो इनर लाइनिंग होती है वो येलो या ब्राउनिश कलर की हो जाती है, जो बहुत फीमेल्स में। इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो हम वही एक अपना अंडरवेयर ही 1 साल तक, 1.5 साल तक चलाते रहते हैं, जो हमारे बनियान है उसको चलाते रहते हैं, ऊपर का सब चेंज करते रहते हैं, ऊपर नए नए क्लोथ पहनेंगे, लेकिन जो हमारे इनर वेयर्स हैं, जो हमारी बॉडी को 24 घंटे टच में रहते हैं, उसको चेंज नहीं करते। दूसरी चीज ये है कि हमें सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा भी हो, आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, वो क्या एडवाइस करता है उसको फॉलो कीजिए, उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, क्योंकि ये चीजें टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम तो परेशान आप ही होंगे। अगर डॉक्टर बोल रहा है कि 2 महीने लगेंगे, तो डॉक्टर को टाइम दीजिए, आप वो 2 महीने कोर्स पूरा कीजिए, उसको रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस खान पान का जैसे बताया कि खाने के लिए जो अभिसंधि आहार है, विरुद्ध आहार है, उसको ना खाएं, बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ना खाएं, रात को लेट नाइट खाना ना खाएं, और जैसे मैंने विहार में बताया बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने, लूज कपड़े पहने, जो अपने कपड़े हैं उनको अच्छे से वॉश करें। अगर आपकी फैमिली में किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उससे एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें, उनके कपड़े अलग वॉश करें, अपने कपड़े अलग वॉश करें। और एक चीज और बताना चाहूंगा। हाँ, मैं आप बताने से पहले उससे रिलेटेड इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने बोला कि रात को लेट खाना नहीं खाना चाहिए, टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अगर 1-2 बार मैंने रात को लेट खाना खाया, 1-2 बार मैंने खाना अब लाइट खाया, कपड़े भी टाइट पहने, तो उसकी वजह से होता है क्या ये? सर 1-2 बार से बिल्कुल भी नहीं होता, और ऐसा नहीं कि सब टाइट कपड़े पहनने वाले को होता ही होता है। मैंने इसमें बताया कि ये बेसिकली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, लाइक फंगस तो हर जगह है, पूरी एयर में भी है, पानी में भी है, हर जगह, लेकिन सबको तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। पसीना सबको आता है, लेकिन सबको फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। तो इसमें डिपेंड करता है कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है। तो बेसिकली अगर हम अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन इतना नहीं होगा। प्लस आजकल हम लोग क्या करते हैं कि एसी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दिन रात एसी में रहते हैं, ऑफिस में भी एसी है, घर में भी एसी है, गाड़ी में भी एसी है, तो आपको पसीना आता ही नहीं है। आप किसी किसी को पूछेंगे कि आपको पसीना कब आया, तो उनको याद ही नहीं कि पसीना आया कब है। तो पसीना नहीं आने की वजह से जो क्लेड है वो हमारे स्किन के अंदर ही होता है, तो धीरे 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 वो फंगल इन्फेक्शन को प्रमोट करता है। तो सर आखिरी में अपने, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए हम नहीं डिटेल में जा सकते, जितना हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। तो आखिरी में क्या सलाह देना चाहते हैं विद इन 2 words?
सर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कीजिए, अपने डॉक्टर को फॉलो कीजिए और सेल्फ मेडिकेशन ना करें प्लीज। सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। दर्शकों, आज हमने बाल एवं त्वचा के फंगल इन्फेक्शंस के बारे में जो कुछ सीखा है, जो भी कुछ जाना है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम हर तरह के इसका जब फॉलो किया तो हमारे जितने सारे समस्याएं से छुटकारा पा सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही कीमती चीजें बताई है, अपना टाइम दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतेगणों, आज हमने डॉक्टर सुमित शर्मा सर के साथ चर्चा करने के बाद सीखा है कि बाल एवं त्वचा के फंगल इन्फेक्शन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इन तकनीकों का उपयोग करते हैं तो बाल एवं त्वचा के फंगल इन्फेक्शन के त्वरित ही निश्चित रूप से बंद हो जाएंगे। यदि कोई समस्या है तो आप केश आयुर्वेद की वेबसाइट www.keshayurved.com पर जा सकते हैं या हमसे मोबाइल नंबर 9270871200 पर संपर्क कर सकते हैं, या आप केश आयुर्वेद ऐप डाउनलोड करके तत्सेवा प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर आप ऑनलाइन परामर्श और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो आप केश आयुर्वेद की नजदीकी शाखा में जा सकते हैं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इस पेज पर शाम 6 बजे नए विषय और नए डॉक्टर के साथ। तब तक लिए धन्यवाद।